हिंदी साहित्य सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम पद्माकर की काव्य रचना का अध्ययन करेंगे। पद्माकर की कविताओं का अध्ययन करने से पहले सामान्य परिचय पद्माकर के बारे में हम अवश्य जान लेते हैं ताकि उनकी कविताओं को अध्ययन करने में हमें आसानी रहे। पद्माकर का जन्म संवत 1810 विक्रम संवत में हुआ था और जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। मथुरा, पन्ना, सागर और बांदा, इन 4 स्थानों पर इनका जन्म स्थान का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रामाणिक तथ्य है वह सागर के संबंध में मिलता है। इनके पिता श्री मोहनलाल भट्ट खुद एक प्रतिभाशाली कवि थे जिनका श्रृंगार संग्रह उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ माना जाता है और उन्हीं के पुत्र थे पद्माकर भट्ट। वंश परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का अध्ययन इनको अपने वंश से प्राप्त हुआ। पहला कवित्व रचकर महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब को उन्होंने जब सुनाया था तो वे काफ़ी प्रसन्न हुए और उनको पुरस्कृत भी किया था और तत्पश्चात ये सागर से बांदा आ गए थे। इसी आधार पर इनका जन्म स्थान सागर ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। महाराज जैतपुर के राजगुरु और फिर अर्जुन सिंह के ये मंत्र गुरु भी हुए। बाद में ये दतिया चले गए थे। दतिया नरेश परीक्षित ने छंद सुनकर इन्हें जागीर प्रदान की और भरतगढ़ में इनको रहने के लिए एक बहुत बड़ा मकान भी प्रदान किया। ये जयपुर के दरबारी कवि भी रहे हैं। इनकी दानशीलता बहुत प्रसिद्ध रही है। पद्माकर के बारे में कहा जाता है कि बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे और जब एक बार चरखारी के शासक रतन सिंह उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने एक छंद लिख भेजा जिसके अंतिम शब्द थे, तुम महाराज हो तो हम कविराज हैं। तब रतन सेन मिलने गए, तब पद्माकर ने चरखारी छोड़ दी थी और कानपुर में गंगा तट पर रहे। इनकी मृत्यु संवत 1890 विक्रम में कानपुर में बताई जाती है। रीतिकाल के अंतिम चरण के प्रतिभाशाली कवियों में पद्माकर की गिनती होती है। जब रीतिकाल प्राय ह्रासोन्मुख हो गया था, जब उसका अंतिम चरण हम मान सकते रीतिकाल का चल रहा था, उस समय पद्माकर जैसा एक महान कवि रीतिकाल को प्राप्त हुआ था। इनको अनेक राजाओं का आश्रय भी प्राप्त हुआ था और उन राजाओं के शासनकाल में इनको बहुत आदर सम्मान भी मिला था। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर एक बहुत महत्वपूर्ण, न केवल कवि के रूप में, आचार्य के रूप में भी माने जाते हैं। आचार्य के रूप में इनके 3 ग्रंथ हैं जो रीति परंपरा या रीति ग्रंथ से संबंधित माने जाते हैं। एक जगत विनोद, दूसरा रसमंजरी और तीसरा पद्माभरण। जगत विनोद में उन्होंने सभी 9 रसों का उत्कृष्ट वर्णन किया और उसमें भी विशेष रूप से श्रृंगार का व्यापक और नायिका भेद का आकर्षक वर्णन इनके इस जगत विनोद की मुख्य विशेषता रही है। रसमंजरी में नायिका भेद का चित्रण है, तो नायिका भेद के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के साथ आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, भाव, विभाव, संचारी भाव, इन सब का शास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचन किया। और पद्माभरण ग्रंथ में इन्होंने अलंकारों का विवेचन किया जिसमें दोहा व चौपाई के लक्षण व उदाहरण भी दिए गए हैं। इन 3 ग्रंथों के आधार पर इनको रीतिकाल के महान आचार्य के श्रेणी में भी रखा जाता है। पद्माकर के जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं उनमें हिम्मत बहादुर वीरदावली जो वीर रस से परिपूर्ण है, जिसमें इन्होंने हिम्मत बहादुर के योद्धा रूप की प्रशस्ति की है। प्रताप सिंह वीरदावली में उन्होंने जयपुर नरेश प्रताप सिंह का यशगान किया। तो जग विनोद में जयपुर के राजा मान सिंह, क्षमा करें, जयपुर के राजा जगत सिंह विनोद के लिए इन्होंने यह श्रृंगारिक रचना लिखी थी। चौथी रचना इनकी पद्माभरण है जो अलंकार से संबंधित है और राम रसायन जो भक्ति परक इनका ग्रंथ है जिसमें रामचरितमानस की भांति दोहा और चौपाइयाँ लिखी गई है। और आलीजा प्रकाश में हम जगत विनोद के ही कुछ परिवर्तित अंश
इसमें माने जाते हैं और प्रबोध 50 में इनके भक्ति से संबंधित 51 छंद है। पद्माकर की जो अंतिम रचना वह गंगा लहरी है, जो बहुत ही भावपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने गंगा की महिमा का एक काव्यात्मक ढंग से भावपूर्ण वर्णन किया है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें एक और तो श्रृंगार, तो दूसरी ओर भक्ति, तीसरी ओर हम जो वीर रस है उसका विश्लेषण भी देखने को मिल जाता है। इनके सरस वाणी के बाद लगभग रीतिकाल खत्म सा हो गया था। इन्होंने रीतिकाल के अंतिम चरण में रीतिकाल को एक चरम उत्कर्ष के रूप में पुनः पहुंचा दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी सहृदयता, इनकी सरस कल्पना की काफ़ी प्रशंसा की है। शब्द और दृश्य योजना इनके बहुत आकर्षक रही हैं। पाठ्य पुस्तक में जो इनके पद लगे हुए हैं उसके महत्वपूर्ण जो अंश हैं उसका अध्ययन हम शुरू करेंगे। पहले हम ऋतु वर्णन के प्रथम 2 पदों का अध्ययन करेंगे। कूलन में कैलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन, कलिन किलकंत है। कहे पद्माकर परागन में पौनहु में, पानन में पिकन पलासन पगंत है। द्वार में, दिशान में, दोनी में, देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बिथिन में ब्रजन में, नबेली में बैलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। इस पद के अंतर्गत कविवर पद्माकर ने बसंत ऋतु का व्यापक और जमकर एक वर्णन किया गया है कि पद्माकर कवि कहते हैं कि जो वसंत है वह उसके व्यापक प्रसार का वर्णन एक करते हुए कह रहे हैं कि कूलन में, कैलिन में, कछारन में, कुंजन में जो वसंत है वह तटों में, एकांत क्रीड़ाओं में, नदी की कछारों में, कुंजों में, क्यारियों में और प्रत्येक कली में बसंत की जो किलकारियां हैं वह सुनाई पड़ रही है। कहे पद्माकर परागन में, परागन फूलों के मकरंद की हवा, परागन में पौनू में यानी फूलों के मकरंद की हवा में बसंत दिखाई देता है। तो पानन में, पीक में पलासन पगंत है, पानी में, कोपलों में और पलास के वृक्षों की पंक्तियों में भी वसंत ऋतु का हर्ष छाया हुआ है। द्वार में, दिशान में, द्वार दरवाजों में, दिशान दिशाओं में, दूनी में, देश देशन में, दुनिया में, संपूर्ण देश देश में, द्वीप दीपन में, दिशाओं के अंतिम प्रदेशों तक में जो वसंत की शोभा है वह जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। बिथिन कहते हैं गलियों को, बिथिन में ब्रज में, ब्रज की गलियों में, संपूर्ण ब्रज में, नवेलिन में, नवेली नारियों में, जो नव विवाहिता नारियां हैं उनमें बसंत ऋतु देखी जा सकती है जो काफ़ी हर्षोल्लास से परिपूर्ण दिखाई देती है। इस कारण से इनको पद्माकर ने कहा है कि नवेली नारियों में, लताओं में, बैलिन लताएं, बनन में, बागन में बगरो बसंत है। वन प्रदेशों में, बागों में सर्वत्र बसंत ऋतु के कारण हर्ष और प्रफुल्लता छाई हुई है। इस छंद में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग पद्माकर के द्वारा किया गया है। प्रकृति के पदार्थों की एक नाम गणना करके इन्होंने एक अनुप्रासिक जो सौंदर्य है उसकी एक छटा हमारे सामने प्रस्तुत की है। औरे भांति, दूसरा पद, औरे भांति कुंजन में कुंजरत बहुर वीर, औरे झोर झोरन में बोरन के हुए गए, कहीं पद्माकर सु और भांति गलियान में, छलिया छबीले छेर और छवि गयो। पद्माकर कह रहे हैं कि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए पुनः कह रहे हैं कि ऋतुराज बसंत को आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि वृंदावन के सघन कुंजों में भौरों की जो मंडलियों की गुंजार है वह अलग ही तरह की सुनाई दे रही है। औरे भांति कुंजन में गुंजनत भौर, औरे डोर डोरन में बोरन के हुए गए। बोरन के मतलब पगला गए जैसे। समस्त वृंदावन में जो कुंजों में भौरों की जो मंडलियां हैं वह ऐसा लगता है कि बोहराएं होकर, जैसे पागल होकर के वह मंडलियां गुंजार
कर रही है। और आम की जो मंजरियों के गुच्छे भी है वह भी एक विचित्र प्रकार की आभा और सुगंध लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। पद्माकर कवि कह रहे हैं कि गलियों में छलिया व सुंदर नायकों ने एक विचित्र रूप को जैसे वसंत ऋतु में धारण कर लिया है। जल छलिया छबीले छैल और छवि गई, या वसंत ऋतु में कि मैं गलियों में जो नव नवेले युवक हैं छलिया, वे सुंदर एक विचित्र रूप को धारण किए हुए हैं। तो विहंग समाज में आवाज़ होती, विहंग कहते हैं पक्षियों का समूह। तो पक्षियों का जो समूह है उसमें एक अलग ही तरह की मधुर कलरव के स्वर हमें सुनाई पड़ रहा है। ऐसे प्रभावशाली ऋतुराज वसंत के अभी आए 2 दिन भी नहीं व्यतीत हुए कि ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, दिन द्वे 2 दिन। ऐसे प्रभावशाली ऋतुराज वसंत के अभी 2 दिन भी व्यतीत नहीं हुए, तो भी यहाँ एक अन्य प्रकार का, एक विशेष प्रकार का हम कह सकते हैं, पद्माकर कह रहे हैं कि औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, एक अलग ही प्रकार का आनंद, राग, रंग, रीति है ना, पूरी तरीके से छा गया है जैसे वृंदावन में। और वह औरे तन औरे मन औरे वन हुए गए, वह हमारे शरीर व मन में दूसरा ही प्रकार का हो गया है। और संपूर्ण जो वृंदावन का वन है उसमें एक विचित्र अनोखी शोभा छा गई हो। इस छंद में कवि पद्माकर वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं जो वृंदावन के सघन कुंजों में किस तरीके से छा गया है। ऋतुराज वसंत का वर्णन बड़ी सुंदर और आकर्षक ढंग से यहाँ पद्माकर कवि कह रहे हैं कि 2 दिन वे वसंत को अभी आए हुए नहीं हुए हैं कि संपूर्ण वृंदावन में भौरों की मंडलियों में, आम की मंजरियों में एक विचित्र प्रकार की आभा हमें दिखाई देती है। तो दूसरी तरफ गलियों में नव नवेले जो नायक हैं उनमें, तो दूसरी तरफ पक्षियों के समूह में, और एक अलग ही तरह का आनंद, राग, रंग, रीति से भरा हुआ जो हमारा शरीर व मन हमें प्रसन्नता से दिखाई पड़ रहा है। संपूर्ण वृंदावन का जो वन है वह विचित्र और एक अनोखी आभा को लिए हुए हमारे सामने उपस्थित हो गया है।